साथियों नमस्कार। अमन नम्र की बात यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे डॉक्टर रवि चोपड़ा से। जैसा कि आप जानते हैं 17 जून को केदारनाथ हादसे के 10 साल पूरे हुए। इस साल भी चारधाम यात्रा जारी है और यात्रियों के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो पहाड़ों पर पड़ने वाले इसके असर पे हम इस बार पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा से बात कर रहे हैं। डॉक्टर चोपड़ा उत्तराखंड चार धाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना के काम की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने 8 अगस्त 2019 से 11 फरवरी 2022 तक ये जिम्मेदारी निभाई और फिर सड़क की चौड़ाई कम करने की सिफारिश न मानने पे उन्होंने कमेटी से इस्तीफा दे दिया। आईआईटी बॉम्बे और स्टीवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू जर्सी से पढ़ाई कर चुके डॉक्टर चोपड़ा 2013 में केदारनाथ हादसे के बाद बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के भी अध्यक्ष थे। उनका मानना है कि ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत चार धाम तक हाईवे की चौड़ाई बढ़ाना पर्यावरण के लिहाज से बहुत खतरनाक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसकी मंजूरी दे चुका है। डॉक्टर चोपड़ा ने ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार और योजना आयोग की विभिन्न समितियों में काम किया है। वे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सलाहकार रहे हैं और भारत में और विदेशों में एक लोकप्रिय वक्ता भी रहे हैं। वे 14 पुस्तकों और विशेष रिपोर्टों के लेखक या सहलेखक हैं। 2007 में इंटरनेशनल सर्विस सोसाइटी लॉन्सिंग मिशिगन यूएसए ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था और 1997 में कैलिफोर्निया में कलेक्टिव एक्शन के लिए भारतीयों ने उन्हें जल संसाधन विकास और सामुदायिक सेवा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। तो साथियों आज हम बात करते हैं डॉक्टर रवि चोपड़ा से। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा और इंटरव्यू के बाद हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी नमस्कार। तो आज हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि सरकार ने चार धाम का सफर अब काफी आसान कर दिया है। सड़कें चौड़ी हो गई हैं तो लोग आसानी से अपने आराध्य के दर्शन करने वहां तक पहुंच रहे हैं, धाम तक लोग पहुंच जा रहे हैं। इस साल चार धाम के लिए करीब 40 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और उत्तराखंड सरकार की ताजा रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार करीब 31,78,000 इससे भी ज्यादा लोग अब तक चार धाम की यात्रा कर चुके हैं। ये बीते 65 दिनों का आंकड़ा है ये सरकार का। मेरा सवाल ये है कि आस्था की वजह से जो लोगों का ये दबाव बढ़ रहा है, इसका इन चार धामों पर क्या असर पड़ेगा, खासकर इन चार धामों के भौगोलिक और पर्यावरणीय असर को देखते हुए, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये चारों धाम जो हैं, ये चार नदियों के उद्गम क्षेत्र में हैं। वहाँ पर जो घाटियां हैं वो बहुत ही संकीर्ण है, ठीक है। जी। और वहाँ की जो वनस्पति है वो बड़ी संवेदनशील वनस्पति है, खास तौर पर क्योंकि ये ऊंचाइयों का इलाका है। वहाँ पर जो वृक्ष की रेखा होती है, जिस इलाके में बर्फ पड़ती है वहाँ पर फिर वृक्ष नहीं होते, वहाँ पर अलग प्रकार की प्रजातियां, घास और फूल की प्रजातियां होती हैं जो बहुत संवेदनशील हैं। अब इतनी भारी मात्रा में जब गाड़ियां उस इलाके में जाती हैं और उनके धुआं जब निकलता है, धुएं में कार्बन के कण होते हैं, वो उठते हैं, धूल भी उठती है और धूल के साथ कार्बन के कण भी उठते हैं। और वो कहाँ जाते हैं? पड़ोस में जो ग्लेशियर पड़े हुए हैं वो ग्लेशियर पर जाके बैठ जाते हैं। और उससे वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के मेल्टिंग का रफ्तार ज़्यादा तेज हो जाएगी। एक तरफ तो हम इसकी चिंता कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक तो ये दूरगामी असर तो है ही। दूसरा ये है कि ये केवल उस
जहाँ पर मंदिर हैं सिर्फ उस क्षेत्र में असर नहीं हो रहा है, ये असर तो पूरा नदी घाटी में हो रहा है, चारों नदी घाटियों में होगा, ऋषिकेश से लेकर अंत तक। क्योंकि रास्ते में कई जगह पर जहाँ चौड़ीकरण हुआ है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो हमेशा के लिए भूस्खलन से त्रस्त हो जाएंगे। ठीक, हर साल वहां पर भूस्खलन होगा और बारिश के समय न जाने कितनी बार होगा। ऐसे इलाके नए खुल गए हैं, पहले भी थे कुछ, लेकिन अब कुछ और नए भी खुल गए हैं। अच्छा, फिर क्या है कि वहां पर हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं। उसके साथ साथ एक और बड़ा असर, जब जंगल नष्ट होते हैं, ढाल अगर कमजोर हो जाती है, ढाल नीचे आती है, तो कई वृक्ष और जंगल भी उसके साथ नीचे आते हैं। कुछ तो इन्होंने काटे, कुछ कुदरती तौर पर अब आएंगे। अच्छा, फिर क्या है कि वहां पर हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं। उसके साथ साथ एक और बड़ा असर, जब जंगल नष्ट होते हैं, ढाल अगर कम, अब जब ये होता है, जंगल जब कम हो जाते हैं, तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? वो अड़ोस पड़ोस का जो इलाका है वहां पर अपनी सुरक्षा खोजेंगे, और फिर मनुष्य और जानवर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ेगा। दूसरा ये सवाल है कि चार धाम से जुड़ा हुआ ही सवाल है ये, कि चार धाम जो है ये लोगों की आस्था से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। और हो सकता है कि यही वजह हो कि सरकार यहाँ तक, इन चार धामों तक लोगों की पहुंच हम्म आसान बना रही है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता है कि चार धाम के प्रति लोगों की धार्मिक आस्था भी बरकरार रहे और पहाड़ों को नुकसान भी न पहुंचाया जा सके? तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? देखो, ऐसे है कि आस्था तो आपको ज्यादा दिखाई देती नहीं। अगर आप खुद जाएं और देखें, भाई, लोग ऐसे आ रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी वापस लौटना है अपने घर, और वहां पे जाके अपने व्हाट्सएप, अपने कैमरा से ली हुई फोटोएं दिखानी है मित्रों को, परिवार को, देखो हम वहां होके आए। हम्म? अब मेरा ये मानना है, और यहाँ पहाड़ के कई लोगों का ये मानना है, कि ये जो भी चार धाम यात्रा और वहाँ स्थानीय सौंदर्यकरण हुआ है, वो धर्म के नाम पर पर्यटन बढ़ाने के लिए हुआ है। जिससे कि सरकार का राजस्व भी बढ़े। हम्म और वोट बैंक तो बनता ही है। हाँ, हम ये मानते हैं कि वहाँ के स्थानीय लोगों के को कुछ आमदनी भी बढ़ेगी, उनको रोजगार भी मिलेगा, लेकिन उनको फिर वो खतरा भी झेलना पड़ता है जो प्रकृति के विनाश के कारण है, वो उन बेचारों को झेलना पड़ता है। क्योंकि केदारनाथ जाना इतना आसान थोड़ी है। आपके पास पैसे नहीं है तो आप हेलीकॉप्टर में नहीं जाओगे, आप पैदल जाओगे। आप इतना कष्ट आपका शरीर नहीं सह सकता है। क्योंकि ये तो भी हमने ये वाले आंकड़े तो पहले कभी देखे नहीं। ये भी एक आंकड़ा था कि केदारनाथ के लिए अब 9 हेलीपैड बन गए हैं और हर 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भर रहा है, मतलब हर दिन 250 उड़ानें। तो इसका असर भी तो पड़ेगा उस पर। बिल्कुल, ये वही, भाई, मैं खुद देख चुका हूँ, मैं केदारनाथ जा चुका हूँ हाल में, और मैंने खुद देखा है कि भाई वहां पर कालक पड़ी हुई है जमीन पर। क्योंकि जहाँ बर्फ है वहां पे वो धब्बे उसके दिखाई दे रहे हैं। जी। तो जो मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक कार्बन वहां पर है, रिसर्चर्स ने बताया है। अब एक बात और समझने लायक है कि हमारे इलाके में पिछले कई वर्षों से जंगलों में आग भी लग रही है। अब जब आग लगती है तो उसके कण भी उड़ते हैं, राख के कण भी उड़ के जाते हैं। तो एक तरह से जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, टिपिंग पॉइंट,
ये जो एक्स्ट्रा ये लोड पड़ रहा है कार्बन का, इससे शायद आप टिपिंग पॉइंट ही क्रॉस कर लेंगे। इसका क्या बल्कि नुकसान क्या होगा? कुछ कुछ इंटरनेशनल पेपर्स जो मैंने देखे हैं, जी। उसमें ये समस्या काफी विस्तार में एनालाइज की है। इसे नुकसान तो मुख्य रूप से यही है कि ग्लेशियर्स पिघलने उनकी रफ्तार बढ़ती है। अब ये क्यों हमें चिंता का विषय क्यों बन रहा है? चिंता का विषय ये है, दो तरीके से। अगर आप यमुना को देखें तो यमुना के केवल दो हिमनद हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटा हिमनद जल्दी गायब होगा, और ऐसे नहीं होता है कि बस हिमनद जो है वो पिघलता रहेगा, छोटा होता है, उसका आकार छोटा होता जाएगा। ऐसे नहीं होता है। वो कई हिस्सों में ज़्यादा बर्फ जमी होती है, कुछ हिस्सों में कम बर्फ जमी होती है, तो उसकी जो मोटाई है वो एक समान नहीं है। और कहीं पर इसकी वजह से वो ग्लेशियर ही टूटने लग जाता है। अब ये जैसे चोराबारी तो मंदाकिनी का हिमनद है, उद्गम है, और उसके पड़ोस में खातलिंग ग्लेशियर है, जहाँ से भिलंगना नदी आती है, जो फिर भागीरथी में टिहरी में जाके मिलती है। खातलिंग ग्लेशियर का कुछ साल पहले मैं एक अध्ययन में इन्वॉल्व था, और उस अध्ययन में हमने ये पाया कि खातलिंग ग्लेशियर के चार हिस्से हो चुके हैं, और कहीं कहीं वहाँ पर ग्लेशियल झीलें भी बन गई हैं, पानी पिघल रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता ये किसी दिन टूट जाए वो जो ग्लेशियर है, तो उसका सारा पानी तो नीचे आएगा। नीचे तीन बांध भी बने हुए हैं। तो ये खतरे सब हम पैदा कर रहे हैं। पिछले साल आपने उत्तराखंड की जो कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, चार धाम सड़क चौड़ाईकरण परियोजना, उसकी निगरानी के लिए जो कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष पद से आपने इस्तीफा दे दिया था। मैं जानना ये चाहता हूं कि आपने ऐसे कौन से सुझाव दिए थे, ऐसी कौन सी आपकी अनुशंसाएं थी जो सरकार ने नहीं मानी? आखिर सरकार की क्या मजबूरी थी? देखिए, वो जो कमेटी थी उसमें करीब 22 सरकारी अधिकारी या वैज्ञानिक, जिनके संस्थानों को सरकारी अनुदान से चलते हैं जो, और हम तीन गैर सरकारी वैज्ञानिक। हम लोगों ने, लगभग मेरा अंदाजा है कि 35 या 36 संस्तुतियां की। एक को छोड़कर बाकी सब के ऊपर सर्वसम्मति थी। अब जिस पर असहमति थी वो इस बात पे थी कि ये सड़क कितनी चौड़ी होनी चाहिए। सरकार ने अपना एक मानक बना लिया था कि 10 मीटर चौड़ी सड़क के ऊपर डामरीकरण होगा। उसके उसके 10 मीटर चौड़ी अगर आपको सड़क बनानी है तो आपको थोड़ी जगह इधर और उधर भी दोनों तरफ छोड़नी पड़ती है, और फिर जब मोड़ पे आते हो तो थोड़ी और जगह छोड़नी पड़ती है। तो ये 12 से 14 मीटर चौड़ी सड़क होती है। 12 से 14 मीटर सड़क अगर आपने बनानी है तो आपको पहाड़ ज़्यादा काटना पड़ता है। पहाड़ को आप काटोगे उतना ही नुकसान, पहाड़ के ऊपर जो भी पेड़, झाड़ियाँ और घास वगैरह है, उसको नुकसान होगा, ढाल कमज़ोर होगी। सरकार ने अपने आप 2016 में एक कमेटी बिठाई, और 2018 में उसने अपना एक निर्णय दिया। ये सरकारी मंत्रालय पर, ये परिवहन मंत्रालय की बात कर रहा हूँ, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की। उनके साइंटिस्ट ने ये कहा कि पिछले 5 वर्षों का हमने अनुभव देखा है और पाया है कि पहाड़ के क्षेत्र में ये चौड़ाई जो है ये सही नहीं है। इसके कारण कई प्रकार के
नुकसान और आपदाएं हो रही हैं पहाड़ के क्षेत्र में। इसलिए उन्होंने कहा कि सड़क की जो चौड़ाई है वो केवल 5.5 मीटर होनी चाहिए। हमने फिर इसको आधार बनाया। हमने कहा कि जब आपके साइंटिस्ट ने, जब आपके इंजीनियर्स ने आपके अनुभव को देखकर ये संस्तुति दी है तो ये क्यों नहीं मानी जा रही। तो इसलिए हम उस पर अड़ गए और पूरी असहमति बस एक मुद्दे पे। आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने क्यों नहीं माना इसको? मतलब इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सरकार की अपनी कमेटी की भी रिपोर्ट थी। तो इस प्रेशर क्या है सरकार के ऊपर, किस तरह का प्रेशर या किन का अब प्रेशर रहा ये होगा? आपको ये सवाल तो गडकरी जी से पूछना चाहिए, है ना। लेकिन मेरा एक अनुमान है, मेरे मित्रों का और मेरा एक अनुमान है कि जिस नेशनल हाईवे एक्ट में जो इन्होंने संशोधन किया, शायद 2012 के आसपास की बात है, तो उसमें ये था कि 10 मीटर चौड़ी अगर सड़क होगी तो फिर आप टोल ले सकते हो। अच्छा। तो ये टोल इकट्ठा करना, राजस्व बढ़ाना, ये सब उसके लिए, मेरे अंदाजे से उसके लिए किया जा रहा है। अब इनका तर्क ये था कि नहीं नहीं, देखो चीन के बॉर्डर पर सेना खड़ी है, हमें भी तो अपनी सेना लेके जानी है, हमें अपने हथियार लेके जाने हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब हमारी रिपोर्ट कोर्ट में गई और कोर्ट में फिर पहली सुनवाई हुई, उसके बाद जज ने आते ही कहा कि मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ ली। और उस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वकील ने ये कहा कि हमें तो 7 मीटर चौड़ाई हमारे लिए काफी। और जो सरकार, भारत सरकार की ओर से जो वकील आया था, सॉलिसिटर जनरल, उसने खुद कह दिया कि नहीं नहीं, हम भी 7-8 मीटर की ही बात कर रहे हैं, इनकी संस्तुति 5.5 की, हम 7 मानने को तैयार हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर वो अपनी बात पे मुकर गए। और फिर परिवहन मंत्रालय ने फिर से एक अपील डाली और कहा कि हमको तो 10 मीटर चौड़ी चाहिए। उस वक्त भी नवंबर में पहला सुनवाई सितंबर में हुई, दूसरी नवंबर में, और उस वक्त भी जो एफिडेविट आया था रक्षा मंत्रालय का, वो तो 7 मीटर के लिए ही था। तो क्या वहां पे टोल, मतलब टोल नाके बने हैं, क्या बनने शुरू हो गए हैं अभी? एक जगह पे तो मैंने सुना था कि बनना शुरू, मतलब उन्होंने जमीन अधिग्रहण का नोटिस निकाल दिया। आप 1.5 साल हो गए आपको इस्तीफा दिए हुए। तो क्या लग रहा है आपको कि वापस लौटने की आपको स्कोप है, या अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है? नहीं, ऐसे तो नहीं। कुछ हिस्सों में तो जैसे मैंने कहा कि अब वो इतने संवेदनशील हो गए हैं कि उनको ठीक करना बड़ा कठिन। हम्म, आ, इस तरह के उदाहरण जैसे मैंने कहा पहले भी, 1962 में जब ये सड़कें बनने लगी चीन की लड़ाई के बाद, तो उस युद्ध के बाद सड़कें बनने लगी तो कुछ ऐसे क्षेत्रों में भूस्खलन शुरू हुआ जो आज तक नहीं रोक पाई सरकार। आपने एक ये भी कहा था, मैंने कहीं पढ़ा कि इस बात को साबित करने के लिए कई कई भी सारे डेटा हैं आपके पास, प्रूफ हैं कि 2200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पे बांध नहीं बनने चाहिए। तो अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में ही बात करें, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कितने बांध हैं जो इस ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पे बन रहे हैं, और इसका क्या असर पड़ेगा? कई दर्जन हैं अगर आप सिर्फ उत्तराखंड को देखें, और अगर आप हिमाचल को जोड़ लें तो वो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ 452 बांधों की योजना एक समय बनी थी 2013 से पहले। और वहाँ मैंने परसों नरसों ही किसी सेमिनार में था, तो वहाँ बताया गया कि 900। उत्तराखंड का उदाहरण लें तो मैं मानता हूँ कि 5 मेगावाट से ज़्यादा के जो बांध हैं वो
बड़े बांधों की संख्या में लेने चाहिए। तो उस हिसाब से करीब 150-200 के बीच में संख्या है। वो 2013 का बाढ़ आया था, तो हमने 4 ऐसे बांध देखे उस क्षेत्र में जिसको हम पैराग्लेशियल जोन कहते हैं। ये वो संकीर्ण घाटियां हैं ऊंचाई पर, जहां अतीत में ग्लेशियर थे, और जैसे जैसे ग्लेशियर पीछे हटते गए तो खूब सारा मलबा, पत्थर, चट्टाने वगैरह छोड़ गए। 2013 में जो अतिवृष्टि हुई, जिसने कई रिकॉर्ड तोड़े, उस तरह की अतिवृष्टि में इतना पानी बरसता है कि ये जो मलबा वहां पे टिका हुआ था वो आगे चलना शुरू करता है, क्योंकि घाटी संकीर्ण है। कहीं पर वो चौड़ाई इतनी कम हो जाती है कि वो सारे पत्थर और चट्टाने वहां पे इकट्ठी होनी शुरू करती हैं, और वो एक तरह से एक बांध बनता है। पीछे पानी इकट्ठा हो रहा है, थोड़ी देर के बाद पानी का जो फोर्स है वो इतना बढ़ता है, वो इस बांध को तोड़ता है और फिर आगे जाता है, फिर कहीं अटक जाएगा। तो जितनी बार ये तोड़ता है, उसकी जो अम, ऊर्जा है उस पानी की, और क्योंकि वो पानी भी है, चट्टाने भी हैं, पत्थर भी हैं, मिट्टी भी है, सब कुछ लेके चल रहा है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। विष्णु प्रयाग बांध था जो जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में है, वो तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो गया था। बेटा क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ बड़ा ओ भाई साहब ये मानो ये टीम शर्ट ये यार गए 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 ले पाए हो ओ बेटा इसी तरह मंदाकिनी नदी पर सोनप्रयाग के पास एक छोटा बांध था 76 मेगावाट का। उस इलाके में इतना मलबा आया, इतना मलबा केदारनाथ से आया कि नदी का तल, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मेरा अंदाजा है कि वो 30 मीटर ऊपर उठ गया। बांध कहाँ गया? दब गया। तो ये हमारे लिए उदाहरण थे कि कितना नुकसान हो सकता है। इसके आधार पे हमने कहा कि वो नहीं बनना चाहिए। आप याद रखें कि जब वो विष्णु प्रयाग का बांध दब गया, तो वहाँ जो जेपी कंपनी के दफ्तर थे, हेलीपैड था, सब बह गया। पानी और नीचे गया। गोविंद घाट, पांडुकेश्वर में होटल बह गए, कारें बह गई, लोग बह गए, जानवर बह गए, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए हमारी ये संस्कृति थी, और फिर सरकार ने तो उस पर ध्यान नहीं दिया। पर 7 फरवरी 2021 को बिल्कुल ऐसी घटना फिर से होती है, जो वो एक एवलांच आता है, और फिर पहले तो छोटा बांध जो था ऋषिगंगा में, उसको तोड़ता है, और फिर उसको ध्वस्त करता है जो तपोवन विष्णुगढ़ का बराज था, और वहाँ पे लगभग 200 मजदूर उस टनल के अंदर मारे गए। तो इसलिए हमने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आपने केदारनाथ हादसे का जिक्र किया, अभी 17 जून को ही पूरे 10 साल हुए हैं केदारनाथ हादसे को। इस हादसे के बाद आपकी अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी थी, और उसमें आपने 23 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हटाने की मांग की थी। आज कितने ऐसे हाइड्रो पावर या विकास की ऐसी योजनाएं हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि भविष्य में फिर से ऐसा कोई हादसा हो सकता है? सबसे पहले तो मैं थोड़ा बता दूं, जो आप बात कर रहे हो उसमें थोड़ा स्पष्टीकरण की जरूरत है। कोर्ट ने हमको कुछ सवाल दिए थे कि आप इन सवालों पर शोध करके हमें बताएं कि परिस्थिति क्या है और क्या होना चाहिए। हमें आदेश मिला था कि अलकनंदा भागीरथी बेसिन के अंदर जो बांध हैं उन पर अध्ययन करना है। उस समय 70 बांध वहां पे
या बन चुके थे, बनने थे और प्रस्तावित थे। 2013 तक 19 बन चुके थे, 51 बाकी थे। 51 में से सरकार का मानना था कि लगभग 7 पर काम हो, आधे से ज्यादा काम हो चुका था, यानी बाकी 44 बांध बचे। कोर्ट ने एक सवाल हमसे ये भी कहा था कि वन्यजीव संस्थान जो है भारत सरकार का, उसने एक अध्ययन किया था और उसकी संस्तुति थी कि 24 बांध जो हैं इन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, प्रस्तावित बांध। तो कोर्ट ने कहा आप इस पर भी जरा अपना विचार रखिए। वो 24 को लेके हमने कहा था कि इनमें से 23 नहीं बनने चाहिए, लेकिन अगस्त या सितंबर 2021 में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है, जिस पर अभी शायद सुनवाई नहीं हुई। उसमें ये लिखा है कि क्योंकि 7 बांध जो हैं वो अभी आधे से ज़्यादा काम हो गया है, इसलिए उनको बनाने की अनुमति हमें दे दीजिए, बाकी 44 हम ड्रॉप कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है पहाड़ों की कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। अगर सरकार बांध बना के पहाड़ का पानी और विकास योजनाओं से पहाड़ की जवानी को पहाड़ के काम आने की कोशिश कर रही है, तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या हर्ज है? इसी सवाल को सरकार दूसरे ढंग से भी पेश करती है। सरकार ये कहती है कि अगर हम बांध बनाएंगे तो वहां पर उस इलाके में बहुत डेवलपमेंट होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, पलायन कम होगा। तो अब असलियत क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। अब आप देखो कि ये पर क्या, ये थोड़ा पुराना है आंकड़ा, जी। 2018-19 का भी अब मिल रहा है हम्म। और उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है। अब आप देखोगे कि पर कैपिटा ग्रोस स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आमदनी जो है, हम्म। प्रोडक्ट जो है, वो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में स्टेट एवरेज से ज़्यादा है। ये बिल्कुल। तीनों मैदानी क्षेत्र हैं और हम्म। पहाड़ के जितने भी जिले हैं हम्म। वो कम है। राज्य एवरेज से कम है, औसत से कम है। अच्छा, टिहरी बांध है टिहरी जिले में, उत्तरकाशी जिले में मनेरी भाली 1, मनेरी भाली 2। मनेरी भाली 1 84 में कमीशन हुआ, मनेरी भाली 2 2008 में कमीशन हुआ और टिहरी बांध 2005 में कमीशन हुआ। ठीक, 10-11 साल के बाद भी आप देखिए कि टिहरी का जो एवरेज है, औसत जो है, वो राज्य के औसत से काफ़ी कम है बिल्कुल। और उत्तरकाशी का भी काफ़ी कम। अगर बांध की वजह से हम्म। डेवलपमेंट हो रहा है तो ये आंकड़े क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अब आप देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हम्म। कहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है? उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल। हम्म। नैनीताल का भी कुछ हिस्सा मैदानी है। तो ये 4 जिले जो हैं वहाँ पर राज्य के औसत से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। बाकी जितने भी पहाड़ के जो जिले हैं उनमें कम, और टिहरी गढ़वाल देख लीजिए और उत्तरकाशी राज्य के औसत से कहीं कम है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसका मतलब यहाँ से पलायन हो रहा है।